चलो अच्छा, आज आप लोगों का टॉपिक है ना, आज टॉपिक है उत्तर प्रदेश के मंडल पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के मंडल से कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में वर्तमान में कुल कितने मंडल हैं? तो मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे ज्यादा मंडल कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा देखो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहता है उत्तर प्रदेश का 18वां और सबसे नवीनतम मंडल कौन सा बना है? तो सहारनपुर नहीं, कौन है? अलीगढ़। या क्वेश्चन ये हो सकता है अलीगढ़ को मंडल कब बनाया गया? तो अलीगढ़ को मंडल बनाया गया 2008 में। या यूपी का आखिरी मंडल किस साल बना था? हर मंडल में कुछ जिले होते हैं, तो अलीगढ़ में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कानपुर मंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों वाले मंडल कौन कौन से हैं? यूपी में सबसे ज्यादा लखनऊ, कानपुर, मेरठ या आगरा, बनारस, गोरखपुर, अयोध्या, मुरादाबाद, आजमगढ़ या प्रयागराज, चित्रकूट और झांसी। तो 6 मंडल हैं। लखनऊ में भी है 6 जिले, कानपुर में भी है और मेरठ में है। तो उत्तर सही क्या हो जाएगा? तीसरे का ए। अगला, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ बसा है किसके किनारे? गोमती। और गोमती का उद्गम कहां से होता है? फुलहर झील। फुलहर झील कहां पर है? पीलीभीत पर है। गंगा की कौन सी बाएं तट की सहायक नदी है जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता है? तो उसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? गोमती। गोमती का उद्गम कहां से होता है? भारतीय प्रायद्वीप से। जौनपुर किस नदी किनारे है? उत्तर प्रदेश की नदियों के बीच में है। उत्तर प्रदेश की नदियों के बीच में है, तो पश्चिम का बॉर्डर बनाती है एक नदी, इसका नाम क्या है? यमुना। और पूरब का बॉर्डर कौन बनाती है? गंडक। तो किन नदियों के बीच में है? अगला प्रश्न है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? कानपुर, मेरठ, लखनऊ और प्रयागराज। तो प्रयागराज सबसे बड़ा जिला है, लेकिन सबसे बड़ा जिला है काहे में बड़ा है? जनसंख्या में। प्रयागराज में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 12। लेकिन मंडल पूछे, अगर मंडल की बात करें और क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की बात करें, तो इस मामले में कौन पहले नंबर पर है? लखनऊ है। अगला, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। गोला गोकर्ण नाथ मंदिर कहां पर है? लखीमपुर खीरी पर है। लखीमपुर खीरी पर कौन सा वन्य जीव विहार है? दूधवा नेशनल पार्क कहां पर है? लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट कहां पर है? लखीमपुर खीरी पर। लखनऊ का एक जिला एक उत्पाद क्या है? चिकनकारी और जरदोजी। चिकनकारी होती क्या है? कढ़ाई। ठीक। अगला, 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो अवध में या लखनऊ में किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था। और कानपुर में किसने किया था? मंगल पांडे से क्रांति का क्या संबंध है? इन्होंने क्रांति की चिंगारी किसे कहते हैं? मंगल पांडे। मंगल पांडे किस जिले के रहने वाले हैं? बलिया के रहने वाले हैं। पोस्टिंग, तैनाती कहां पर थी? बैरकपुर में। बैरकपुर में तैनाती थी, लेकिन किस बटालियन के थे? बटालियन थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। लेकिन क्रांति जो हुई थी शुरू, वो कहां से हुई थी? मेरठ से। और क्रांति शुरू करने वाले की बटालियन का नाम क्या था?
उसका नाम था 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो 1857 की जो क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के किस जिले से? मेरठ से। उस बटालियन का नाम क्या था? और मंगल पांडे किस बटालियन के थे? 34वीं। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। और मंगल पांडे ने विद्रोह कब कर दिया था? 29 मार्च 1857। क्रांति की चिंगारी किसे कहते हैं? बलिया का शेर किसे कहते हैं? तो बलिया का शेर कहते हैं चित्तू पांडे। ये चित्तू पांडे काहे संबंधित है? तो चित्तू पांडे का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले बलिया पर क्या बना दिया था? बलिया पर स्वतंत्र सरकार का गठन। 3 जगह भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्र सरकारें बनी थी। एक जगह का नाम था बलिया, एक जगह का नाम था सतारा, और एक जगह का नाम क्या था? उसका नाम था तामलुक। तामलुक कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। लेकिन पूछेगा कि जो स्वतंत्र सरकारें बनी थी उसमें सबसे ज्यादा दिनों तक लंबी कौन चली थी? तो सबसे ज्यादा दिन तक चली थी सतारा। सतारा कहां पर है? महाराष्ट्र पर। राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहली रियासत जिसका विलय किया गया उसका भी नाम क्या था? सतारा। और डलहौजी के पहले चली थी सहायक संधि जो वेलेजली लेकर आया था। तो सहायक संधि में साइन करने वाली पहली रियासत का नाम क्या था? हैदराबाद नाम था। लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया का निर्माण 1784 में किसने करवाया था? तो इस समय ना भयंकर अकाल पड़ा था, तो अकाल से बचने के लिए फ्री में पैसा बांटा जाए उससे बेहतर है कि उन लोगों से कुछ काम कराया जाए और उसके बदले में उनको मेहनताना दिया जाए। तो ये काम किसने किया था? नवाब आसिफउद्दौला ने। और इसी के द्वारा बड़ा इमामबाड़ा बनवाया गया है। लखनऊ में एक बड़ा दरवाजा है जिसका नाम है रूमी दरवाजा। तो भारत में कुछ दरवाजे हैं, उसमें सबसे बड़ा दरवाजा का नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। ये एक विजय पर करवाया था। विजय का नाम क्या था? गुजरात विजय। गुजरात विजय पर अकबर पहली बार किससे मिला था? पुर्तगालियों से। गुजरात विजय के बाद पहली बार अकबर जो है वो समुद्र पहली बार देखा था। ये सारी घटनाएं कब हुई थी? गुजरात विजय। कब हुई थी? दूसरा एक दरवाजा है भारत में, इसका नाम है अलाई दरवाजा। ये किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी। ये है कहां पर? ये जैसे पूछ लेगा कहां पर है? फतेहपुर सीकरी पर है, यानी आगरा जिले पर है। और अलाई दरवाजा कहां पर है? दिल्ली में है। किस परिसर पर है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के निर्माण में कितने राजाओं ने भाग लिया है? 4 राजाओं ने। एक राजा का नाम है, इसने नींव रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसको पूरा कराया इल्तुतमिश ने। फिर जीर्णोद्धार कराया फिरोज शाह तुगलक ने। फिर एक बार बिजली गिरी तो सिकंदर लोदी ने। और तीसरा दरवाजा एक और है जिसका नाम है अतारकिन का दरवाजा। अतारकिन का दरवाजा ये किसने बनवाया है? इसका नाम है इल्तुतमिश। और ये कहां पर है? नागौर में। नागौर कहां पर है? राजस्थान में। सबसे पहले ग्राम पंचायत व्यवस्था कहां शुरू हुई थी? नागौर पर शुरू हुई थी। अगला, सीतापुर का प्राचीन नाम क्या है जिससे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है? उस इलाके का नाम है नैमी सारण। जो भगवान विष्णु ने एक धनुष था, भगवान विष्णु के धनुष का नाम क्या था? उनके धनुष का नाम क्या था? सारंग। भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? पिनाक। राम जी के धनुष का नाम क्या था? कोदंड। ये जो पिनाक था किसकी अस्थियों से बना हुआ था? दधीच। दधीच ऋषि ने अपने शरीर को त्याग कहां किया था? नैमिषारण्य अर्थात
सीतापुर। चंद्रशेखर आजाद नगर के उपनाम से किस जनपद का नाम विख्यात है? तो एक अपने यहां है ना नवाबगंज पंछी विहार, उसका नाम क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद पंछी विहार कर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद पंछी विहार ये कहां पर है? उन्नाव में है। और उत्तर प्रदेश का पहला पंछी विहार कौन सा है? कब बना था? 1984 में। और चंद्रशेखर आजाद के पूर्वज कहां के रहने वाले थे? उन्नाव के। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। जन्म कहां हुआ था? झाबुआ जिले पर। इनको शहादत कब मिली थी? 27 फरवरी 1931 को। और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को। रायबरेली शहर को अंग्रेजों के समय 1858 में किसने बसाया था? राजा डलदेव, राजा बेनी माधव, राजा नरपति या नवाब आसफुद्दौला? तो ये रायबरेली शहर को बसाने का काम किया है राजा नरपति। तो राजा नरपति ने कौन सा शहर बसाया है? रायबरेली। रायबरेली पर कौन सा पंछी विहार है? समसपुर पंछी विहार। चीनी का कटोरा के नाम से किस जनपद को पुकारा जाता है? चीनी का कटोरा, अगर जनपद की बात ना करें तो चीनी कटोरा किसे कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा कहां पड़ता है? किस महाद्वीप पर? उत्तरी अमेरिका। इसकी राजधानी का नाम क्या है? इसकी राजधानी का नाम है हवाना। और सबसे ज्यादा गन्ने खेती कहां होती है? गन्ने की सबसे अधिक खेती दुनिया में तो होती है ब्राजील में। और भारत में सबसे ज्यादा कहां होती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहां होता है? सॉरी, यही उत्तर पूछा गया है खैर। और भारत में सबसे ज्यादा चीनी कहां होती है? उत्तर प्रदेश में। चीनी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कानपुर में है। और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ। गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर किस राज्य में है? तमिलनाडु पर है। चीनी कटोरा कहते हैं जो सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। क्योंकि ये कहां पर स्थित है? तराई पर। जहां तराई होगी वहां पर धान और गन्ना खेती ज्यादा होगी। हरदोई जनपद का एक जिला एक उत्पाद क्या है? हथकरघा, लकड़ी खिलौने, मूंज का उत्पाद या इत्र? तो हरदोई जिला जो प्रसिद्ध है वो हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एक नदी का नाम है सई नदी। सई नदी का उद्गम कहां से होता है? हरदोई से होता है। एक झील है हरदोई में जिसका नाम है भिजवाना झील। तो भिजवाना झील से कौन सी नदी निकलती है? अगला, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले पर स्थित है? तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? लखीमपुर खीरी पर। कब बना था? 1977 पर। और दूधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का घोषित किया गया था। ये इसे घोषित किया गया था 1987 पर दूधवा नेशनल पार्क बना कब था? 77 में। और इसे पूछेगा कि बताओ राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व सेंटर किस साल घोषित कर दिया गया? तो कहां पर है? लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? औषधि और जहर और विष की बात करें तो कहां पर होंगे? आपके लखनऊ पर होंगे। लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती है। उत्तर प्रदेश का पहला एम्स किस जिले पर बना? लखनऊ, गोरखपुर, रायबरेली या बनारस? यूपी में कितने एम्स हैं? कहां कहां पर? यूपी का पहला जो एम्स बना था वो कांग्रेस सरकार ने कहां पर बनवाया था? रायबरेली पर। और अभी एम्स कहां घोषणा करी गई है? गोरखपुर में। तो यूपी में कितने हैं? 2 हैं। पहला वाला कौन है? रायबरेली। अभी हाल ही में कहां खोला जा रहा है? गोरखपुर में। तो यूपी में 2 है, यानी लखनऊ में एम्स नहीं है। अब बहुत जरूरत है एक एम्स की, वो कहां पर? कानपुर में।
मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? लालगंज, रायबरेली, कपूरथला, पेरम्बूर या मड़ुआडीह, बनारस? तो मड़ुआडीह प्रसिद्ध है काहे के लिए? डीजल इंजन। काहे के लिए? डीजल इंजन। अब डीजल के साथ साथ अब डीजल के इंजन का जो प्रयोग है वो भारत में अब ना के बराबर होता है, इसलिए अब एक इंजन और बनता है। वो इंजन कौन सा है? विद्युत इंजन। तो डीजल और विद्युत इंजन कहां बनते हैं? लेकिन मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री जो बनाई गई है वो रायबरेली के लालगंज में, क्योंकि कई बरस तक ना रायबरेली किसका लोकसभा क्षेत्र रहा। लोकसभा क्षेत्र रायबरेली किस नेता का रहा? राहुल गांधी से पहले उनकी मम्मी करा है ना, कई वर्षों तक। जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो काफी सारे काम उन्होंने कहां कराए होंगे? रायबरेली पर। महर्षि दधीच ने राक्षसों का नाश करने के लिए अपनी अस्थियां कहां पर दान करी थी? तो नैमिषारण्य, सीतापुर में। नैमिष का मतलब होता है निमिष मात्र, पलक झपकने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सारे निशाचरों का क्या कर दिया था? नरसंहार कर दिया था। अगला है, मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल का जन्म सीतापुर के किस गांव पर हुआ था? तो टोडरमल अकबर के दरबार में रहते थे, पर अकबर के दरबार से पूर्व कहां रहते थे? अकबर से पूर्व रहते थे शेरशाह सूरी के दरबार में। और जो भारत में रुपया चला है उसका नाम क्या है? मुद्रा आज भी क्या है? रुपया। वो रुपया किसके द्वारा चलाया गया है? और भारतीय रुपये का डिजाइन किसने तैयार किया है? किसने? डी उदय कुमार ने। इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने कब स्वीकार किया था? 2010 में स्वीकार किया। भारतीय रिजर्व बैंक मैक्सिमम कितने तक नोट चला सकती है? और सिक्के, भारत में सिक्के चलाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। और नोट छापने का अधिकार किसके पास है? कौन सा नोट है जिसे आरबीआई नहीं चलाती है? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? प्रत्येक नोट पर उसकी कीमत कितनी बार लिखी होती है? 17 बार लिखी होती है ना। उसके मेन कवर पर कितनी जगह लिखी होती है? 15 जगह लिखी होती है। नोट पर हर आरबीआई गवर्नर के साइन और सन लिखने की शुरुआत किस साल से हुई थी? 2005 से शुरू हुई। और गांधी श्रृंखला के नोट भारत में किस साल से चले? 1996 से। हर नोट में किसको शामिल कर दिया गया? गांधी जी को शामिल कर दिया गया। मुगल अकबर के दरबार में जो रहने वाले टोडरमल है वो कहां के रहने वाले थे? जल्दी बताओ। वो कहां के रहने वाले थे? हरदोई के, लाहौरपुर के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? हरदोई के। जिला पूछे तो हरदोई। सीतापुर जिले के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है? सीतापुर काहे के लिए प्रसिद्ध है? मूंगफली, गुड़, दही, चिकन करी। तो सीतापुर प्रसिद्ध है मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहां होता है? तो गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। 7 जनवरी 1921 को मुंशीगंज गोलीकांड से दूसरा जलियांवाला बाग या मिनी जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। किसे कहते, कहां पर हुआ था? उन्नाव, रायबरेली, हरदोई या सीतापुर? इसको नोट कर लेना, केवल सुनना ही नहीं। कहां पर है? रायबरेली। मुंशीगंज कहां पड़ता है? रायबरेली। नोट करो फिर आगे बढ़ो। जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक नोट नहीं करोगे क्योंकि तुम लोग। हाँ, कर रहे हैं आप लोग? हम हटा दे रहे हैं। टोका भी तो नहीं है कोई बार के, रुक जाओ भैया। अच्छा, क्वेश्चन लिखे हुए हैं? अब लिख गया? तो पहले कैसे लिख रहे थे? यानी एक को नहीं लिखे अभी तक? अच्छा, ऐसे यहीं बैठाएंगे, 4 चकिल्ली मारेंगे फिर होमाई हो जाएगी, टेढ़े हो जाएंगे।
अगला, महान सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस जनपद से है, जहां जायस स्मारक भी बना हुआ है? उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली और हरदोई। मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। और आप लोग बताओ, भक्ति काल का जो दौर शुरू हुआ था वो किस राजा के समय शुरू हुआ था? भक्ति काल जब शुरू हुआ उस समय भारत का राजा कौन था? दिल्ली के तख्त पर कौन बैठा था? भक्ति काल का टाइम बताओ आप लोग। बहुत बढ़िया तैयारी आप लोगों की, सुंदर तैयारी से कहते हैं। भक्ति काल शुरू हुआ है 1350 ईस्वी से, और इस समय राजा थे, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। आ जाएगा, बहुत बढ़िया बउआ। 1325 से 1351 तक राजा कौन था? मोहम्मद बिन। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालिक थे? मतलब किसके समय थे? कौन सा राजा था? ये रहते थे शेरशाह सूरी के। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? किताब का नाम है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, और एक किताब का नाम है चित्रलेखा। एक चित्रलेखा एक उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। काव्य संग्रह किसका है? तो रहने वाले ये भी कहां के थे? हरदोई के रहने वाले थे। ये किस भक्ति के काल के दौरान किस शाखा के थे? सगुण की निर्गुण? ये थे निर्गुण। और निर्गुण शाखा में भी कैसे? प्रेमाश्रयी। कबीर कैसे थे? वो निर्गुण में किस शाखा के थे? वो थे ज्ञानाश्रयी। और ये प्रेम को ईश्वर मानते थे, वो अंधविश्वास को दूर करना चाहते थे कबीरदास जी। महर्षि वाल्मीकि ने प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना उन्नाव के किस गंगा तट पर स्थल पर की थी? तो कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी का जो आश्रम था वो उन्नाव में नहीं बल्कि कहां था? कानपुर के बिठूर में था। लेकिन उन्होंने जो पहला कांड लिखा है वो लिखा कहां पर है? उन्नाव में। और उन्नाव की उस जगह का नाम है परियर। क्या नाम है? परियर। जो रामायण है उसमें कितने कांड हैं? रामायण में कांड की संख्या कितनी है? 7 है। और इसी परियर नामक स्थान पर लवकुश से भगवान राम की सेना की लड़ाई भी हुई थी। इसी परियर नामक स्थान पर लवकुश का जन्म भी हुआ था। ये परियर कहां पर है? उन्नाव में। अब रामायण का बताओ अब लोग, फारसी में अनुवाद किसने किया था? उसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। मतलब बदायूनी नाम है, यानी कहां का रहने वाला था? बदायूं का रहने वाला था। अकबर की नीतियों का आलोचना करने वाला कौन था? बदायूनी था। तो रामायण का फारसी में अनुवाद किस राजा के समय हुआ? अकबर के समय। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस राजा के समय हुआ? अकबर के समय। और वेदों का और उपनिषद का फारसी में जो अनुवाद हुआ उस समय राजा कौन था? उस समय राजा था शाहजहां। और किया किसने था? दारा सिकोह ने। लघु अकबर किसे कहा जाता है? दारा सिकोह को कहा जाता है। सबसे बड़ा मनसबदार मुगल सल्तनत में कौन था? दारा सिकोह। 60,000 का मनसब प्राप्त था उसे। अगला है कि रामायण जो किताब है उसका प्राकृत भाषा में क्या नाम है? तो रामायण का प्राकृत भाषा में नाम है पौमचर्यु। क्या नाम है? और पौमचर्यु किसने लिखी है? किसने लिखी है? तो वहां तो लिखा होगा स्वयंभू कहते हैं। क्या कहते हैं स्वयंभू को? अपभ्रंश का वाल्मीकि। क्या कहते हैं? और यहां क्या कह रहे हैं हम लोग? प्राकृत। जब प्राकृत में लिखी गई तो विमल सूरी ने लिखी है। किसने लिखी है? विमल सूरी। और जब पूछे पौमचर्यु अपभ्रंश भाषा में किसने लिखी है?
तो अपभ्रंश में लिखी है स्वयंभू ने लिखी है, इसीलिए स्वयंभू क्या कह दिया गया है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कह दिया गया है। ये दोनों किताबें जैनिज्म की किताबें हैं। कौन सी? पौमचर्यु प्राकृत भाषा वाली और अपभ्रंश वाली। जो भी आपसे पूछेगा जैनिज्म का जो प्रचार का माध्यम था वो कौन सी लैंग्वेज थी? प्राकृत भाषा थी। जो भी गौतम महावीर स्वामी के उपदेश है किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। इसके अलावा एक किताब है जिसका नाम है रामावतारम या ई रामावतारम। ये किसकी किताब है? ये किताब है कंबन ऋषि। और कंबन किस भाषा में लिखते हैं? तमिल भाषा। तो तमिल रामायण का नाम क्या है? रामावतारम या ई रामावतारम नाम है। ये किस भाषा किताब है? तमिल। और सच्ची रामायण किसने लिखी है? सच्ची रामायण लिखी है पेरियार ने। किसने लिखी है? पेरियार ने लिखी है। आगे चले। रामायण का सबसे छोटा कांड। अब चलें। उन्नाव में स्थित नवाबगंज पंछी विहार का नया नाम? चंद्रशेखर आजाद पंछी विहार। फिर से बताओ, चंद्रशेखर का जन्म कहां हुआ था? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले पर। उत्तर प्रदेश में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जनपद कौन सा है? सबसे ज्यादा मक्का कहां होता है? जहां पर गन्ना सबसे ज्यादा हुआ था, कहां पर? लखीमपुर खीरी पर मक्का भी ज्यादा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का कहां होता है? अमेरिका में। दुनिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां होता है? अमेरिका में। 1540 ईस्वी का ऐतिहासिक बिलग्राम युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य किस जिले की भूमि पर लड़ा गया था? यह जो कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध था 1540 में, इसमें कौन सा राजा हार गया था? हुमायूं हार गया था। और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था। कितने साल के लिए? 15 सालों के लिए। और फिर हुमायूं का दूसरी बार राज तिलक किस युद्ध के बाद हुआ था? उस युद्ध का नाम था सरहिंद का युद्ध। तो मुगल सल्तनत में दो बार राज तिलक किन किन राजाओं ने कराया है? एक तो हो गया हुमायूं, दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है औरंगजेब। औरंगजेब ने सामूगढ़ का युद्ध जीता और आगरा में राज तिलक कराया। फिर बहादुरगढ़ का युद्ध जीता और दिल्ली में राज तिलक कराया। तो औरंगजेब ने कितनी बार कराया? 2 बार। अकबर का राज तिलक 2 बार नहीं हुआ, उसका पंजाब में राज तिलक हुआ है, क्योंकि पापा थे दिल्ली में, वो सीढ़ी से गिरकर मर गए थे। उस टाइम पर वो कहा था पंजाब के कालानौर पे था, इसलिए बैरम खान ने उसका राज्याभिषेक कहां कर दिया? वहीं पर कर दिया। और उससे कहा कि चलो वापस चलते हैं, काबुल के राजा बन जाते हैं। काबुल तो अपने पास पंजाब है ही है, लेकिन उसने कहा कि इस युद्ध को लड़ेंगे हम, क्योंकि हारेंगे तो काबुल और कांधार बचा रहेगा और जीतेंगे तो दिल्ली आगरा फिर से वापस मिल जाएगा। उस युद्ध का नाम क्या था? पानीपत का सेकेंड युद्ध। पानीपत के तीनों युद्ध ऐसे हैं जो इतिहास को बदल सकते थे। अगर किसी भी युद्ध में अगर भारत वाले जीत जाते, अगर पहले युद्ध में जीत जाता आपका इब्राहिम, तो बाबर कभी गद्दी पर न बैठ पाता, मुगलों का इतिहास पढ़ना नहीं पड़ता। लेकिन हेमू अगर दूसरे वाला जीत जाता तो भारत में हिंदू शासन शुरू हो जाता। लेकिन तीसरा वाला अगर मराठे जीत जाते तो भारत में सबसे शक्तिशाली कौन होते? मराठे होते। तो पानीपत के तीनों युद्ध इतिहास को बदलने वाले थे, पर जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा नहीं हो पाया। तो ये एक लड़ाई कहां लड़ी गई थी? हरदोई पर। किस नदी के किनारे? एक तरफ नदी थी सई, एक तरफ थी गंगा और एक तरफ थी कर्मनाशा। इन सब के बीच में लड़ा गया था कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध। कब लड़ा गया था? 1540 में। सांडी पंछी विहार, जिसकी स्थापना 1990 में, जिसे रामसर आर्द्रभूमि स्थल का दर्जा प्राप्त है, कहां पर स्थित है? तो सांडी पंछी विहार कहां पर है? हरदोई पर है। और बताओ, अच्छा उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 12। सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा कहां पर है?
तमिलनाडु में कितनी है? 20। और विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर है? विश्व में कहां पर है? ब्रिटेन में। कितनी है? 176। दूसरे नंबर पर कहां पर है? मैक्सिको पर। कितनी है? 144। भारत में कितनी है? 99। तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है रामसर स्टाइट के मामले में? और एशिया में पहले नंबर पर कौन है? क्योंकि ये दोनों देश एशिया में नहीं आते। एक कहां पर है? यूरोप में। एक कहां पर? उत्तरी अमेरिका में। तो एशिया में पहले नंबर पर कौन है? भारत है। सबसे ज्यादा भारत में कहां पर है? उत्तर प्रदेश की 12वीं रामसर साइट का नाम, उसका नाम है शेखा झील। शेखा झील कहां पर है? अलीगढ़ पर है। शेखा पंची बिहार कहां पर है? अलीगढ़ पर है। रामसर संधि कब हुई है? 1971 में। रामसर किस देश में है? ईरान पर है। यानी सम्मेलन कहां हुआ था? ईरान पर हुआ था। अगली बात, रामसर संधि में भारत कब शामिल हुआ? भारत शामिल हुआ 1982 में शामिल हुआ। और भारत की पहली रामसर साइट का नाम क्या है? चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का। और भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? उसका नाम है सुंदरवन। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ी साइट है। और सबसे छोटी साइट, उसका नाम है रेणुका झील। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो रामसर समझौता कब हुआ? और रामसर किस झील के किनारे? कैस्पियन सागर किनारे। कैस्पियन सागर कितने देशों में है? 5 देशों में। कैस्पियन सागर किनारे किस देश की राजधानी कल बताए थे? कैस्पियन सागर के किनारे एक देश की राजधानी, उसका नाम है अजरबैजान की राजधानी बाकू। और कल बताए थे बाकू काहे के लिए प्रसिद्ध था? पेट्रोलियम पदार्थ के लिए प्रसिद्ध था। चलो इसमें जो लगे कि नोट करने लायक है आप नोट कर सकते हैं। सांडी पंची विहार कहां पर है? हरदोई में। सबसे ज्यादा जीआई टैग हैं किसके? यूपी के। और सबसे ज्यादा रामसर साइट किसकी है? तमिलनाडु की। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रामसर साइट है यूपी की, और दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा जीआई टैग है तमिलनाडु की। तो दोनों को उल्टा कर देना है रामसर और जीआई टैग के मामले में। अगला चलें। बीरबल सायनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, यह कहां पड़ता है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, सीतापुर। तो यह संस्थान कहां पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला, उत्तर प्रदेश चमड़ा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नाव में कहां पर स्थित है? तो इसमें बंथर लिखा है, लेकिन बंथर नहीं, क्या है? बंथरा। ये बंथरा कहां पर है? उन्नाव में। दौड़िया खेड़ा काहे के लिए प्रसिद्ध है? दौंडिया खेड़ा, नाम सुना इसका? एक बाबा जी खत्म हो गए कुछ दिन पहले, उनका नाम था शोभन सरकार। और जब कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने कहा कि हमको सपने में आया कि दौंडिया खेड़े में क्या है? सोना गड़ा हुआ है। और सरकार ने वहां जेसीबी भेज दी और खुदाई शुरू हो गई। काफी खुदाई हो गई। तो फिर मीडिया ने और विपक्षी पार्टियों ने आवाज उठाई कि एक बाबा के सपने को साकार करने में लगी। यानी बाबा सपना देखेगा तो सरकार पैसा बर्बाद करेगी। काफी खोदा गया पर सोना नहीं मिला, तो बाबा खुदाई बंद हो गई। विपक्ष और मीडिया का प्रेशर था। बाबा ने कहा बस थोड़ा और अगर खोद देते ना तो सोना मिलना शुरू हो जाता, पर वो सोना नहीं मिला। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली के किस गांव में हुआ था? तो उनका जन्म कहां हुआ था? रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। लमही में कौन जन्मा था? प्रेमचंद्र। लखीमपुर खीरी में स्थित किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1900। ये किशनपुर वन्यजीव विहार तभी बना था जब पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। पहला पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। और भारत में वन्य जीव अधिनियम कब बने?
वन्य जीव अधिनियम भी बनाए गए थे 1972 में ही। और इसी के अगले साल प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर। फिर उस प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ सब 75 में शुरू किए गए। फिर गैंडा कब शुरू किया गया? 87 में। फिर उसके बाद शुरू किया गया हाथी प्रोजेक्ट, कब? 1992 में। और इन सब प्रोजेक्टों से पहले शुरू हुआ था हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना, कसूरी मृग परियोजना, ये कब शुरू हुई थी? 1970 में शुरू करी गई थी। तो किशनपुर वन्यजीव विहार कब? 1972 में। अगला है दूधवा को उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व सेंटर किस वर्ष घोषित किया गया? 1987 में। जब क्या शुरू की गई थी परियोजना? गैंडा परियोजना, गैंडा परियोजना। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछता कि दूधवा नेशनल पार्क कब बना, तो 1977। लेकिन उसे टाइगर रिजर्व सेंटर कब घोषित किया गया? 1900। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? एक। उसका भी नाम क्या है? अभी दूधवा नेशनल पार्क और किस अभ्यारण्य के बीच में रेल संचार शुरू किया गया है? यही है किशनपुर, है ना, अगर पूछ ले। लखीमपुर खेरी में महाभारत काल से जुड़ी हुई कई स्थान है। खैराबाद से किस गुप्त शासक का शिलालेख अंकित एक पत्थर का घोड़ा मिला है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो ये मिला है समुद्रगुप्त साहब का, जिन्हें कहते हैं भारत का नेपोलियन कहते हैं। इन्होंने एक अभिलेख लिखाया था, उसका नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन। और ये किस शैली पर लिखा गया है? इस शैली का नाम है चंपू। जब कोई बात गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है तो क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। भारत में कौन सा राजा था जिसने 100 युद्ध लड़े और 100 के 100 युद्ध जीते? उसका नाम था समुद्रगुप्त नाम था। और समुद्रगुप्त की एक नीति थी, उसका नाम क्या था? राज प्रसबोधारम, राज मोच गणम। यानी उत्तर भारत में जिन जिन राजाओं को हराया उनके राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया, और दक्षिण में जितने राजाओं को हराया उनके राज्य को वापस कर दिया। ये सब किसके टाइम की बात है? समुद्रगुप्त के टाइम की बात है। किसके सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। और कौन सा राजा था जो वीणा का कुशल वादक था? तो औरंगजेब था। पर संगीत बैन किसने कर दिया? औरंगजेब ने बैन कर दिया, सारे दरबारियों को खाली कर दिया। अगला, हरदोई जनपद की स्थापना 1883 में तत्कालीन किस जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की गई थी? डलहौजी, बिशप जार हर्बर्ट, या JH हार्मन, या WH चापर? तो ये स्थापना किसने करी थी? WH चापर के नेतृत्व में, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, लखनऊ के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, नवाब आसफुद्दौला ने 1775 में राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। क्या यह सही है? तो 75 से पहले जो राजधानी थी वास्तव में फैजाबाद यानी या तत्कालीन अयोध्या थी, लेकिन फिर क्या हो गई? लखनऊ कर दी गई। तो पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला कथन कह रहा है, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन व्यापक सिद्धांत के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यह बात कैसी है? सही है। तो आखिरी बार किसका विलय किया गया? अवध का। लेकिन नियम के विरुद्ध जाकर सब में कहा गया था उत्तराधिकारी जब नहीं होंगे, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि शासन नहीं चला पा रहे हैं आप सही से। तो यानी यहां पर पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अवध का पहला स्वतंत्र राजा का नाम? अवध के पहले स्वतंत्र राजा का नाम? अवध दिल्ली से किस राजा के समय अलग हुआ? अवध दिल्ली से किस राजा के समय अलग हुआ? तो एक राजा थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला के टाइम पर एक रियासत अलग हो गई थी, उसका नाम था बंगाल। किसने अलग किया था? मुर्शीद कुली खां। और दूसरी रियासत थी हैदराबाद। इसको आजाद किसने कराया था?
चीन के लिए, हाँ, इसी को क्या कहते थे? आसफ जात। इसी को कहते थे निजाम उल मुल्क। ये सब एक ही आदमी के नाम है। और एक ये आजाद हुई थी, उसका नाम है अवध। और अवध के राजा का नाम क्या था संस्थापक? सआदत खां। कौन थे? पूछेगा अवध का कौन सा राजा? दिल्ली का वजीर भी था, प्रधानमंत्री भी था। तो ये दिल्ली का क्या था? वजीर। वजीर मतलब प्रधानमंत्री। यानी रंगीला का प्रधानमंत्री कौन था? और अवध का राजा भी कौन था? इसी के टाइम पर एक हमला हुआ था, हमले का नाम था करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739। किसने हमला कर दिया था? नादिर शाह। तो नादिर शाह ने जब हमला किया तो राजा कौन है? रंगीला ने कहा कि देखो भाई, हमको तो लड़ने की फुर्सत नहीं है, हमको तो ना नाच गाना देखना है अभी, तो वजीर साहब को बुलाया जाए। वजीर साहब कौन है? सादत खां। वजीर साहब आते हैं और कहता है कि जाओ, अच्छा देखो जाके लड़ाई लड़ाई ना हो, ज्यादा बढ़िया है। तो सादत खां किसके पास जाते हैं? नादिर शाह के पास। और नादिर शाह से एक बड़ी डील करते हैं कि लड़ाई ना लड़िए, कितना रुपए मिल जाएगा? 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। अब वो वापस आता है किसके पास? अपने राजा। राजा का नाम क्या है? रंगीला। उसको लगता था रंगीला के पास माल बहुत है, तो रंगीला से कहता कि 3 करोड़ में डन हो गई बात, यानी 2 करोड़ केवल कमीशन मांग रहा था। लेकिन जब उसने पैसे काउंट कराया तो निकले केवल 50 लाख रुपए। और डील कितने में हुई थी? 1 करोड़ में। तो अब 1 करोड़ माल भी नहीं, इसलिए वो भाग के कहां चला गया? अवध। कहां का राजा था? अवध। तब नादिर शाह पूरी सेना फौज फाटा लेकर कहां पहुंचा? अवध। तब सादत खां को लगा कि अपनी जान फंस गई, तो वो फांसी के फंदे पर झूल गया। तो नादिर शाह के डर से कौन सा अवध का राजा फांसी लगा लिया था? सादत खां। तो पैसा ना तो अवध से मिला ना तो दिल्ली से। लेकिन दिल्ली में कितना रखा था? 50 लाख तो मिल गया, पर 50 लाख नहीं मिल पा रहा, इसलिए जहां से जो मिल सकता था आगरा या उसने तख्ते ताउस को उठा लिया। उसी पर क्या था? कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा लेकर कौन चला गया? ईरान। और इसी को कहते हैं ईरान का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन कौन? दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम। योग्य पिता का योग्य पुत्र किसे कहते हैं? राजेंद्र प्रथम, क्योंकि उसके पापा का नाम क्या था? राजराज प्रथम, जिसने क्या बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर। ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? कहां पर है? तंजावुर। उस समय कहते थे, आजकल क्या कहते हैं? तंजौर कहते हैं। 360 टन का, उसके कोई भी सीमेंट का प्रयोग नहीं है, पत्थरों को खड़ा करके मंदिर बनाया गया। वो कौन है? बृहदेश्वर मंदिर। उस मंदिर का दूसरा नाम क्या है? राज राजेश्वर मंदिर, क्योंकि उसको बनवाया किसने था? राजराज प्रथम ने बनवाया था। सीतापुर जनपद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहां पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, एक ऐसी बात है। यहां का एक जिला, एक उत्पाद कपास और ऊनी चटाई दरी है। यह बात कैसी है? सही है, हर बात सही हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अगला, यह रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थोलॉजी यानी आंख का अस्पताल स्थित है। और लास्ट वाला कह रहा, बहुत बढ़िया बात, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। तो बहुत छोटी सी बात से खत्म कर दिया इसने, वरना करना कठिन हो जाता। सबसे बड़ा कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? बताओ भैया। संजय गांधी, एसपी, पीजीआई नहीं पता आप लोगों को? सब लोग कहते हो कि ज्यादा बीमार हो तो कहते पीजीआई ले चलो। तो पीजीआई तो भैया वो, हाँ, तो लखनऊ में है। और कह रहा लखनऊ में नहीं है। नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? लखनऊ में। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय कहां पर है? लखनऊ में। तो डी ऑप्शन। फिर है कहां पर? इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट है रायबरेली। कहां पर है? रायबरेली पर। तो यही क्या हो जाएगा? लखनऊ में नहीं है, तो यही उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रायबरेली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। यहां पर समसपुर पंछी अभ्यारण्य स्थित है, जहां पर बर्ड फेस्टिवल होता है। तो बात सही है।
रायबरेली का जिला उत्पाद क्या है? काठ शिल्प। ये बात भी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। उन्नाव के इतिहास व संस्कृति के बारे में सही कथन को चुनना है। 1857 क्रांति में डोंडिया खेड़ा के राजा राम बख्श सिंह ने नेतृत्व किया था। आप लोग उन्नाव गए? जब कानपुर से लखनऊ जाना तो बीच में आपको ये डोंडिया खेड़ा मिलेगा, वहां पर एक बहुत बड़ा गेट बना होगा, उस गेट पर लिखा होगा राजा राम बख्श सिंह लिखा होगा, यानी 1857 क्रांति में राम बख्श सिंह ने लड़ाई लड़ी होगी, तभी इतना उनको महत्व दिया जा रहा है। यह जनपद जरी और जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। क्या ये बात? ये लखनऊ के पास है। अगर लखनऊ वाले चिकनकारी करते हैं तो उन्नाव वाले जरी, मतलब उसमें बॉर्डर बना सकते हैं, पीको भाल कर सकते हैं। तो ये बात भी क्या है? सही है, सी ऑप्शन सही है। हाँ, जरी दो जी। अरे वो साड़ी के कपड़ों के किनारों पर बॉर्डर करना, पीको भाल जैसे हो या करती हो। लखीमपुर, हाँ, लखीमपुर खीरी के बारे में विचार करिए। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सही है। टाइगर सेंटर कब घोषित किया गया? या मैगलनगंज के रसगुल्ले गुलाब जामुन प्रसिद्ध हैं। तो भैया लखीमपुर खीरी और रमईपुर दोनों जगह के रसगुल्ले बहुत फेमस हैं। रमईपुर को नहीं खाया आप लोगों ने? अब जाना तो पक्का खा के आना आप लोग। ठीक, रमईपुर चौराहे पर चाहे जिसकी दुकान पे जाना रसगुल्ले पक्का बेच रहा होगा। जितनी दुकान है सब दुकान है वैसे बनाते हैं। आप रसगुल्ला गुलाब जामुन खाते होंगे, जलावा दिए जाते होंगे आपको घर पे ना, उनके यहाँ रबड़ी ऊपर से डाली जाती है, तो स्पेशल टाइप का है उनका रसगुल्ला। और वो काला जाम नहीं, वो बूरा जामुन कह सकते हैं उसको। हरदोई के ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका प्राचीन नाम हरिद्रोही नगर था, जो हिरण्याकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा से जुड़ा हुआ था। तो हिरण्याकश्यप को किसने वध किया था? भगवान को कौन सा अवतार लेना पड़ा था? नरसिंह अवतार लेना पड़ा था। बात सही है। हरदोई उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, किसी अन्य राज्य देश से सीमा साझा नहीं करता है। तो सही बात, हरदोई बॉर्डर स्टेट डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो यहां भी कैसे सही हो जाएंगे? दोनों सही हो जाएंगे। अगला भैया मैच कराना है आपको। अभी आपको बताया था एक, भिजवाना झील कहां पर है? हरदोई। कौन सी नदी निकलती है? सही। तो चलो इसी को केवल मिला लो। अच्छा, मिला लिया। अब देखो सी जहां पर दो होगा, अब ना भैया नहीं मिलेगा। अच्छा, ये ऑप्शन से केवल तो पहले से ही हो जाएगा। फिर इसके मतलब है बकुलाही झील कहां पर है? रायबरेली पर। तो कठौता झील कहां पर है? कठौता जानते हैं हम लोग? लकड़ी का एक बर्तन होता था, पहले के लोग उस पर रोटियां रखते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जन्मस्थली कर्मस्थली गलत सुमेलित है? कैप्टन मनोज पांडे सीतापुर से हैं क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उन्नाव के हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली के हैं? रसखान क्या लखीमपुर खीरी के हैं? कहां के हैं फिर? ये तुक्का चल रहे हैं आप लोगों के। रसखान है हरदोई के। कहां के हैं? तो तुक्का सही बैठा, पर माना नहीं जाएगा इसको। अगला है गोला। हाँ, बात बहुत बढ़िया तुमने सही कही है। निराला जी कहां के हैं? निराला जी का जन्म हुआ था कहां पर? पश्चिम बंगाल पर। वो रहने वाले कहां के थे? उन्नाव के रहने वाले थे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहां के हैं? आगरा के। पर जन्म कहां हुआ? ग्वालियर में। सुभाष चंद्र बोस कहां के रहने वाले हैं? बंगाल पर। जन्म कहां हुआ? कटक में। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके पापा नौकरी करते हैं बाहर, तो मम्मी को भी ले जाते हैं, तो डिलीवरी वहीं हो जाती है। फिर मम्मी काहे ले जाते हैं? अगर मम्मी को पापा नहीं ले जाते तो आप जैसी जो भीड़ लगी है कैसे होती है ना। अगला है, मेले और उनके आयोजन स्थल पर सही मिलान करना है। तो गोला गोकर्णनाथ कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है।
तकिया मेला कहां लगता है? उन्नाव में। तो परिक्रमा मेला कहां पर? सीतापुर में। तो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, तकिया मेला उन्नाव। लखनऊ में स्थित ऐतिहासिक इमारत के बारे में कुछ बताना है आपको। अब आप लोग बताओ अच्छा इसको। पहला वाला क्या है? सही है। और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला पूरा गलत है। अभी बार बार आप पढ़ रहे थे, अभी क्वेश्चन हुआ था, वहां लिखा था आसफुद्दौला। बड़ा छोटा रूमी दरवाजा सब उसी ने बनवाया है। यानी दूसरा वाला क्या है? गलत। तो केवल पहला वाला सही। हर बार दोनों सही नहीं होते हैं, है ना। ये चल रहा था बहुत देर से। उन्नाव जनपद की नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? या क्या गंगा यमुना के बीच में? तो यमुना तो बहुत दूर से जा रही है उससे, है ना। गंगा और सई नदी के मध्य। तो बिल्कुल सही बात है। ये जो है हरदोई और उन्नाव होते हुए जाती है कौन सी नदी? सही। निकलती कहां से? बिजवाना झील से। और अगर आपसे पूछे झीलों का शहर किसे कहते हैं यूपी में, तो उन्नाव को ही कहते हैं। और विश्व में झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। नदियों का देश किसे कहते हैं? और नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। नहर का है पाकिस्तान। अगला, हरदोई जनपद के भविष्य की प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में कौन सा युग्म सही है? साइंस पार्क संडीला, टेक्सटाइल पार्क हरदोई, ये दोनों सही। अगला है, लखीमपुर खेरी की अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभों में क्या शामिल नहीं है? अभी आपने बताया था गन्ना बहुत ज्यादा होता है वहां पर, तो पक्का चीनी मिलें होंगी। तो पहला वाला सही है। कह रहा है लेकिन नहीं बताना है आपको। प्राकृतिक सिल्क केंद्रीय पशु प्रजनन संस्थान आदेश नगर वहीं पड़ता है लखीमपुर खेरी में। लास्ट वाला देखो क्या लिखा हुआ है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री। और अभी आप लोगों ने पढ़ा था मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां पर है? रायबरेली। यानी ये वाला क्या हो जाएगा? नहीं कह रहा था तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये कहां पर है? रायबरेली पर। अगला है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हरदोई के मलवा के मुख्यालय, मलवा को मुख्यालय बनाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? जल्दी बताओ। अभी राम बख्श का नाम सुना था हम लोगों ने, वो कहां के थे? उन्नाव के। तो ये अपने आप खत्म कर देना हम लोगों को। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा करी थी नरपत की ना। बिल्कुल बढ़िया बात है, ये तो नरपत जी हो जाएंगे। अगला, 1921 में मुंशीगंज गोलीकांड, जिसे दोबारा फिर से क्वेश्चन है, किस जनपद में हुआ था? तो रायबरेली पर। लखनऊ स्थित रूमी दरवाजा, जिसे तुर्किश गेटवे का निर्माण नवाब आसिफुद्दौला ने किस उद्देश्य से कराया था? क्योंकि उस टाइम पर क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। सीतापुर में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कौन सी परियोजना चल रही है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। गोमती की सफाई चल रही वहां पर, सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी ऊसर और बीहड़ भूमि में सुधार, तो यही चल रहा है। ऊसर और बीहड़ भूमि में क्या किया जा रहा है? सीतापुर में सुधार। इसमें पैसा कौन दे रहा है? विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945। इसका मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। इसमें कितने देश हैं? 189। और जो विश्व बैंक की संस्था लेगा वो किसका सदस्य बन जाएगा? IMF का। तो जुड़वा सदस्यता किसे कहा जाता है? और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उसका नाम है वेडन वुड्स समझौता या सम्मेलन। कब हुआ था? 1944। इसके द्वारा कितनी संस्थाएं बनी थी? इसके द्वारा बननी थी 3, पर बनी कितनी थी? 2। IMF वर्ल्ड बैंक तो बन गई, पर WTO की स्थापना नहीं हो पाई। तो पूछेगा कि वेडन वुड्स सम्मेलन से कौन सा संगठन नहीं बन पाया था? तो WTO बना कब? 1995। और WTO से WTO वाला काम कौन करता था?
तो उसका नाम था गैट, और गैट कब बना था? 1955 में बना था। हरदोई जनपद के संडीला में ऐतिहासिक ब्रिटिश गन फैक्ट्री का नाम क्या था? विकल्प है पहला ईस्ट इंडिया आर्म्स, रॉयल एनफील्ड, बोल्बे एंड स्टॉक, स्मिथ एंड वेसन। इसका नाम था वेल्बे एंड स्टॉक नाम हुआ करता था, यानी विकल्प सही है सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। लखीमपुर खीरी के खैराबाद से पत्थर का घोड़ा, ये समुद्रगुप्त है ना? ठीक है भाई। गुप्तों का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त ना। और गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। राजा रानी के सिक्के किसने चलाए थे? राजा रानी के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी किसके साथ? रानी के साथ। ये तो बात सही है, उसकी शादी हो गई थी कुमार देवी के साथ। किसके साथ? कुमार देवी के साथ। उसी 319 ईस्वी में उसकी शादी हुई, और उस पर 2 काम किए, अपना नाम लिखा है, अपनी रानी का नाम लिखा है। और गुप्त संवत भी कब चला है? 319 ईस्वी में। यानी पूछेगा गुप्त संवत भी किसने चलाया? और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा कौन बना? उसी गढ़ का कौन है? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद पता है कौन राजा बना? समुद्रगुप्त के बाद राजा बना, उसका नाम था रामगुप्त। क्या नाम था? और रामगुप्त की शादी हुई थी ध्रुव स्वामिनी के साथ। किसके साथ? और जयशंकर प्रसाद ने एक नाटक लिखा है, उसका नाम क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाम है। तो ध्रुव स्वामिनी बताते हैं कि रामगुप्त की शादी किसके साथ हुई थी? ध्रुव स्वामिनी के साथ। और शक राजा ने हमला कर दिया, और हमले पर उसने बताया कि या तो लड़ाई लड़ो, और नहीं लड़ना चाहते हो तो अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को हमें सौंप दो। तो रामगुप्त ने कहा कि देखो लड़ना नहीं है, शादी दोबारा हो जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है हम रेडी हैं, ध्रुव स्वामिनी क्या कर देंगे? भेज देंगे। लेकिन उसके छोटे भाई का रामगुप्त का नाम था देवांक नाम था। देवांक ने कहा कि भाभी तो नहीं जाएंगी चाहे जो कुछ करना पड़े, है ना? तो लगभग 2000 सिपाही तैयार किए, बढ़िया से निपुण लोग। और उधर शक राजा को था कि ना कि ध्रुव स्वामिनी आ रही है। जब उस टाइम पर शादी होती थी किसी लड़की की, राजकुमारी की, तो उसके साथ कई लड़कियां और भेजी जाती थी। कोई बर्तन मारेगी, कोई खाना खिलाएगी, कोई पंखा डुलाएगी। तो अब जितने लोग पैसे वाले होंगे उतने ज्यादा लोग भेजेंगे। तो डोलियां चली बहुत सारी। तो शक राजा को लगा कि चलो अब पीना पाना शुरू करते हैं, रानी तो आ ही रही है। और जो सिपाही थे उनको लगा कि पार्टी अपनी भी, अपने को भी मिल जाएगी, 1-2 लड़की में मिल जाएंगी, क्योंकि 2000 डोलियां आ रही हैं। इस अवसर पर चंद्रगुप्त जाता है, देवांग जाता है, और वो शक राजा को मार देता है। उसी दिन से देवांग का नाम हो गया सकरी। और सकरी वापस आया और सबसे पहले अपने भाई की हत्या करी, रामगुप्त की, और फिर गद्दी पर बैठ गया। अपना नाम रख लिया उसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय नाम रख लिया। फिर शादी भाभी के साथ किसने कर ली? फिर एक मामला और जटिल फंसा, क्योंकि शादी पहले किसके साथ हुई थी? रामगुप्त के साथ। और रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का एक लड़का था, उसका नाम था विष्णुगुप्त नाम था। और फिर चंद्रगुप्त के साथ और ध्रुव स्वामिनी से फिर एक लड़का हुआ, उसका नाम था कुमारगुप्त। तो फिर समस्या खड़ी हो गई कि तो बड़ा है कौन? तो राजा कौन बने? लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय सोचता है कि हमारा वाला बने, और ध्रुव स्वामिनी सोचती है कि हमारे तो दोनों है ना? तो बाद में कुछ टाइम के लिए विष्णु बनता है, बाद में कौन बना जाता है? कुमारगुप्त। और कुमार ने क्या बनाया था? एक विद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ये जो गुप्त शासक थे वो किसकी पूजा करते थे? वो इनका चिन्ह है गरुड़, और गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु का। तो किसकी पूजा करते हैं? लेकिन यहां पर कुमार के समय एक प्रश्न बन जाएगा कि कुमार गुप्त किसका उपासक था? सबके सिक्कों में गरुड़ के चित्र होंगे, लेकिन कुमार के समय के सिक्कों में मयूर के चित्र होंगे, यानी वो कार्तिकेय का उपासक था। तो कौन सा गुप्त शासक है जो कार्तिकेय की पूजा करता था? सबसे ज्यादा शिलालेख किसने लिखवाए गुप्तों में? कुमार ने। तो पूछेगा विजयसर अभिलेख किसका है? कुमार। मनकुंवर अभिलेख किसका है? कुमार का है। लेकिन अगर पूछे आपसे कि गढ़वा अभिलेख किसका है, तो इसके लड़के का है, उसका नाम है स्कंद गुप्त। जिसके समय कौन सा हमला हुआ था? हूणों का भारत पर पहला आक्रमण हुआ था।
और गुप्तों के एक राजा थे जिनका नाम था भानुगुप्त। उन्हीं के समय सती प्रथा की शुरुआत हुई थी। उसके लिए भी एक अभिलेख, उसका नाम है एरण अभिलेख। तो एरण अभिलेख किसका प्रमाण देता है? सती प्रथा। तो भारत में जो सती प्रथा है वो किस काल में शुरू हुई? गुप्त काल में। और भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? गुप्त काल को। जिस काल को स्वर्ण काल कहा गया उस काल में महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है? खराब हो रही है। बहु विवाह हो रहे हैं, बाल विवाह हो रहे हैं, पर्दा प्रथा हो रही है और सती प्रथा। ये किस काल में है? गुप्त काल में। तो जो स्वर्ण हो जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ण ही हो। स्वर्ण के चक्कर में सीता जी को लंका जाना पड़ा है ना। अगर सोने का हिरण रियल में होता नहीं है, अगर वो सोने का हिरण की मांग नहीं करती तो राम लक्ष्मण दोनों न जाते और सीता जी सुरक्षित रहती हैं और कोई लंका से युद्ध करने की आवश्यकता न पड़ती। रावण अपने आप में मस्त रहता। उन्नाव में स्थित नवाबगंज पंछी विहार, चंद्रशेखर आजाद पंछी विहार में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? हाथी पाए जाते हैं। ये बात बहुत बढ़िया। गए कभी आप लोग? जिसका नाम पंछी विहार होगा, जहां हाथी कैसे आ जाएगा? नाम उसका पंछी विहार है ना। तो वहां पर पाए जाएंगे फिशिंग कैट, मोंगूर, प्रवासी पंछी और नीलगाय पाए जाते हैं। नीलगाय जानते होंगे आप लोग? चार बाग रेलवे स्टेशन की नींव 1914 बिशप जॉर्ज हर्बर्ट द्वारा रखी गई थी। इसके मुख्य वास्तुकार, तो एक दो वास्तुकार बड़े फेमस हुए, एक लुटियंस और एक यूपी में बहुत फेमस हुआ, उसका नाम है हार्नमन। तो जेएच हार्नमन द्वारा क्या बनाया गया है? सीतापुर के सिंधौली तहसील से किस काल की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो पहली बार पंडित जी का शासन आया, उस काल को क्या कहते हैं? जब पंडित जी राजा बने, उस काल को कहते हैं शुंग काल। और शुंग काल के संस्थापक का नाम क्या है? पुष्यमित्र शुंग कहते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहते थे? उसका दरबारी कौन था? उसके दरबारी थे पतंजलि। पतंजलि ने कौन सी किताब लिखी है? पतंजलि। और किसके दर्शन के वो प्रवर्तक माने जाते हैं? योग से। उन्हीं से कमा खा रहे हैं कौन बाबा? रामदेव बाबा। रायबरेली के डलमऊ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऐसा खैर कई जगह कहा जाता है, सब लोग मानते हैं कि अपना अपना है, लेकिन रायबरेली के डलमऊ कहा जाता है छोटी काशी। क्या कहते हैं? छोटी काशी कहते हैं। क्या कानपुर में भी कुछ ऐसा है कि छोटी काशी कहते हैं? है। कानपुर के जांच मऊ में एक मंदिर है, उसका नाम है सिद्धनाथ धाम, है ना। तो सिद्धनाथ को भी क्या बोलते हैं? छोटी काशी। और दूसरी जगह कहां बोला जाता है? रायबरेली। 512 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के जगतपुर चकला को विभाजित करके उसके उत्तरी भाग का नाम क्या रख दिया गया? जल्दी बताओ, क्या रख दिया गया? उसी का नाम रख दिया गया, उन्नाव रख दिया गया। अगला 1916 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? चलो अच्छा, आपको वो पढ़े थे ना कांग्रेस के अधिवेशन हम लोगों ने। तो कांग्रेस का 1916 का जो अधिवेशन हुआ था कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार साहब थे। तो जब गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने गए तो राजकुमार शुक्ला मिले और कि कहां आना है? आपको चंपारण आना है। और जब वहां से वो स्टेशन पहुंच रहे थे तब उनको मिल गए जवाहरलाल नेहरू। स्टेशन मतलब चारबाग पर मिल गए। लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लिए विशेष रूप से क्या स्थापित किया गया है? मेडिकल कॉलेज, महाविद्यालय, चीनी मिल या वन अनुसंधान संस्थान? तो थारू के लिए महाविद्यालय स्थापित किया गया है। और थारू शोक काहे को मनाते हैं? दिवाली का। और थारू का प्रमुख त्योहार कौन है? वजहर। थारू कहां पाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में, है ना, यानी नेपाल बॉर्डर पर, उत्तराखंड बॉर्डर पर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति ये थारू किस धर्म को मानते हैं?
तो हिंदू धर्म को मानते हैं, बस एक त्योहार नहीं मनाते हैं। हो सकता है खोट हो गया होगा ना उनके यहां। हठिया मेला किस जनपद में है? हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर। अच्छा, ऑप्शन जैसे कानपुर होता तब क्या करते? तो हठिया मेला किस जनपद का है? तो विकल्प के अनुसार क्या है? उन्नाव है। कानपुर में भी हठिया मेला लगता है। लखनऊ में दक्षिण एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? उसका नाम है नाबार्ड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। किस कमेटी के सुझाव पर? शिवरमन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है नाबार्ड का? मुंबई। अगला है सई नदी का उद्गम। ठीक ठीक भैया, बिजवाना झील। लखनऊ के ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। 1921 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी बनाया गया। 1935 में से पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया गया। यानी दोनों सही हैं। अगला है हरदोई जनपद के संदर्भ में कथनों पर बताना है। यहां पर मक्के की सर्वाधिक खेती करने वाला जनपद है। सांडी पंची बिहार 1990 में बना। यहां पर सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी है, यानी केवल सही क्या होगा? 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला, सीतापुर की जननांकी से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जात की सर्वाधिक संख्या सीतापुर में है। पहला वाला, दूसरा वाला? अनुसूचित जात की प्रतिशतता के मामले में सीतापुर प्रदेश में पहले। गलत है, तो फिर कौन होगा? तो गलत तो पक्का है, पर पहले स्थान पर है कौसाम्बी। तो यानी यहां पर सही कौन है? जैसे कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग भारत में कहां पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर पूछे परसेंटेज के आधार पर अनुसूचित जनजाति के लोग कहां पाए जाते हैं, तो पंजाब में पाए जाते हैं। लखीमपुर खीरी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दशा सबसे बड़ा है, ये वाली बात कैसी है? दूसरा वाला इसे चीनी कटोरा कहते हैं। तीसरा, 1914 से 16 के एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद इस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग करके नेपाल को दे दिया गया। तो नेपाल से छीना गया, दिया कुछ नहीं गया है। तो यही वाला क्या हो जाएगा? गलत। हो गलत वाले कोई पूछ रहा था, मतलब यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उन्नाव की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में बताना है। तकिया मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जो उन्नाव में लगता है। ये बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संबंध उन्नाव से था। ये बात दोनों सही है। और महादेवी वर्मा कहां की रहने वाली थी? फर्रुखाबाद की। रायबरेली की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कथनों का विचार करिए। 1857 की क्रांति में शंकरपुर के शासक राजा बेनी माधव प्रथम ने 18 महीने तक जिले को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराकर रखा था। यह बात बिल्कुल सही है। अगले 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय शहर बनाया था। बताओ भाई, सही है गलत है? दूसरा भी सही है। एक बात याद रखना है, 1857 की अगर क्रांति कहता तो उस समय मुख्यालय बनाया गया था प्रयागराज, जबकि उस समय राजधानी क्या थी? कलकत्ता, पर मुख्यालय क्या था? लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुख्यालय क्या बनाया गया था? रायबरेली। यानी 1 2 दोनों सही है। लखनऊ में स्थित संस्थानों के संदर्भ में बताना है। बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बाटनी जीवांश पौधों का अध्ययन करता है। सही वाली बात है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में स्थित है। ये दोनों सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। यही वाला फार्मूला ज्यादा चल रहा है ना आप लोगों का। सीतापुर के नैमिषारण तीर्थ स्थल के संबंध में कथन सत्य बताना है। नैमिषारण यानी सीतापुर क्या गोमती नदी किनारे? महर्षि वेदव्यास के शिष्य शौनक द्वारा यहां महाभारत की कथा का वाचन किया गया था। ये बात भी सही है। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, लखनऊ शहर की कला और संस्कृति
के बारे में बताना है। चिकनकारी शैली का प्रारंभ मुगल शासक नूरजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। मुगल शासक नूरजहां, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? यूनेस्को द्वारा उज्बेकिस्तान में लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का मानता दी गई। ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात अगर कहता कि नूरजहां नहीं जहांगीर कहता तब बात सही हो जाती, लेकिन वो कह रहा मुगल शासक नूरजहां। तो मुगलों में कोई शासक नूरजहां नहीं रहा, शासक की पत्नी जरूर रही है। इसका नाम क्या है? नूरजहां। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा। नूरजहां का मकबरा कहां पर है? जहांगीर का पता है आप लोगों को? जहांगीर का कहां पर? जहां नूरजहां होगी वहीं साथ जहांगीर होगा। दोनों के हैं सैदरा, लाहौर में पड़ते हैं। हरदोई की भौगोलिक परिदृश्य के संबंध में, या पहला वाला तो बिल्कुल सही है, दूसरे वाला देखते हैं, या प्रदेश का जनपद किसी राज्य के सीमा साझा नहीं करते, नहीं दोनों सही है। अगला, रायबरेली की प्रमुख उद्योगों के बारे में बताइए। लालगंज में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है, रायबरेली में, बात सही है। इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट, ये अभी बताया था कि यहीं पर है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला, उन्नाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, चीनी यात्री हुएनसांग 636 में 3 महीने तक निवास किया। कन्नौज से थोड़ा सा दूर है तो किया है। इसका पूर्व जनपद का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर था, दोनों सही हैं। हुएनसांग आया कब था? 633 में आया था। कहां आया था? कन्नौज। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। फिर किसके दरबार में गया था? हर्षवर्धन ना एक राजा से हार गया था, राजा का नाम था पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन जीत गया था तो अपने एक मंत्री को बुलाया, मंत्री का नाम था रवि कीर्ति, और कहा लिखो इन सब बातों को, हमारी जीत वाली बातों को। तो एक अभिलेख लिखा गया, उस अभिलेख का नाम है एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। तो उसने पहले सोचता था कि सबसे ताकतवर राजा कौन है? हर्ष। फिर उसको लगा कि ये ताकतवर नहीं है तो किसके दरबार चला गया? पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड को लगा कि हमसे ताकतवर कोई नहीं है, उसने हमला कर दिया पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम पर। नरसिंह ने 3 बार उसे हराया, तो किसके दरबार चला गया? नरसिंह वर्मन प्रथम के। तो हुएनसांग कितने राजाओं के दरबार में गया? 3 राजाओं। ज्यादा समय उसका बीता कहां? कन्नौज में। पर गया कहां पर? पुलकेशिन सेकंड और नरसिंह वर्मन। फिर इसके बाद कामरूप होते हुए यानी असम होते हुए कहां चला गया? चाइना चला गया। और भारत आया था तो क्या लेने आया था? अभिधम्म पिटक, क्योंकि 2 पिटक लेकर चला गया था। फायान जो पहला चीनी यात्री था वो ले गया था विनय पिटक, और सुत पिटक लेकर चला गया था। विनय पिटक और सुत पिटक किस बौद्ध सम्मेलन में लिखे गए थे? पहले वाले में। और अभिधम्म कब लिखा गया था? तीसरे वाले में। और बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया किस सम्मेलन में? चौथे वाले में। और जैन धर्म किस सम्मेलन में बट गया था? पहले वाले में। तो बौद्ध धर्म किसमें बटा? और जैन धर्म? जैन धर्म की जो पहली बैठक हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था? उसके अध्यक्ष थे, उनका नाम था स्थूलभद्र। और जो दिगंबर हैं वो उसके संस्थापक कौन है? भद्रबाहु। पहले जितने जैनिज्म वाले थे वो दिगंबर ही थे, लेकिन जब भयंकर अकाल पड़ा तब भद्रबाहु और अपने एक शिष्य का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले गए, साउथ चले गए। और जब साउथ जा रहे हैं तो स्थूलभद्र को समझा के जा रहे हैं कि अगर हम वापस नहीं आएंगे तो यहां का उत्तराधिकारी होगा, उसका नाम होगा विशाख नाम होगा। और जब तक हम अगर वापस आ जाएंगे तो फिर देख लेंगे हम, और नहीं आएंगे तो किसको बनाओगे? विशाख को। लेकिन जब पता चल जाए कि हम खत्म हो गए तब बनाना है, और जब तक हम दक्षिण में हैं तब तक उत्तराधिकार किसको सौंप रहे हैं? स्थूलभद्र को। उत्तराधिकारी किसे बना रहे हैं? विशाख को। तो स्थूलभद्र को लगा कि अपने को कुछ मिलेगा नहीं ना, इसलिए उसने सम्मेलन बुला लिया। और सम्मेलन के बाद उसने कहा कि नहीं देखो, कपड़े पहनने बहुत जरूरी चीज है, कपड़े पहनेंगे पर कैसे? सफेद। तो जो सफेद पहनने लगे वो क्या हो गए? श्वेतांबर। और पहले से जो लोग थे वो कैसे थे? दिगंबर। तब पता चला एक दिन किसको? भद्रबाहु को। तो भद्रबाहु ने कहा कि यार ये तो किताब भी लिख दी है काफी, स्थूल वाले,
उन्होंने लिख दिया जैनिज्म की कुछ किताबों के नाम है अंग, आगम, उपवांग, प्रकीर्ण, ये सब किस मत के हैं? श्वेतांबर। तब भद्रबाहु ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है कल्पसूत्र। तो दिगंबरों की इकलौती किताब का नाम क्या है? कल्पसूत्र नाम। लखीमपुर खीरी के विशिष्ट उत्पादों के बारे में बताना है। मैगलगंज के रसगुल्ले सही है, या जनजाति शिल्प का एक जिला उत्पाद है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है, एक और दो। सीतापुर प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताना है। परम वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे का जन्म सीतापुर में हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी के रचनाकार नरोत्तम दास का संबंध भी सीतापुर से है, दोनों सही है। लखनऊ घराने के बारे में कथन बताना है। कथक नृत्य शैली गायकी का प्रमुख घराना है जो नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में फला फूला। ये एक शैली के जाने जाते हैं, उसका नाम है टप्पा शैली। तो टप्पा शैली का जनक कौन है? स्वयं राजा, इसका नाम क्या है? वाजिद अली शाह। लखनऊ का आखिरी राजा कौन है? वाजिद अली शाह। किसके समय डलहौजी ने विलय किया? वाजिद अली शाह के समय। क्रांति जब हो रही थी तो कौन नहीं भाग पाया था? वाजिद अली शाह, क्योंकि उसको जूता पहनाने वाला कोई नहीं था, वो बैठा रहा, सब भाग गए। उस्ताद बख्शू खां का संबंध लखनऊ घराने से, दोनों बातें कैसी हैं? सही है। तो नवाबों की वास्तव नगर ये लखनऊ है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला उत्पाद सुमेलित नहीं है? लखनऊ चिकनकारी जरी दोजी बिल्कुल सही है। उन्नाव जरी दोजी ये भी सही है। रायबरेली, रायबरेली काट। सीतापुर, सीतापुर काहे के लिए था? मूंगफली के लिए था। और यहां पर क्या लिखा है? मूंगफली की जगह सूमा लिख दिया है, मूंज लिख दिया है ना। सूमा जानते हैं, खटिया बिनती है, झीलों को मिलाना है भैया। अनुइया झील कहां पर है और कहां पर है? अनुइया झील है उन्नाव में। तो मिल रहा है 1 का 3 कहीं पर, एक जगह मिल रहा है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है प्रमुख संस्थानों को मिलाना है भाई। तो देखो भारतेंदु नाटक अकादमी जो है वो कहां पर बनी है? 75 में। और देखो मैच करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा भाई, 2 जगह है। अच्छा बी ऑप्शन कर रहा है, चलो अच्छा ठीक कर लो फिर। अगला है पंछी विहार और उनके जिलों का गलत युग पहचानना है। समसपुर तो आप बता चुके हैं कई बार है, बरेली में सांडी। किशनपुर कहां पर है? लखीमपुर खीरी, तो ये क्या है? गलत है। सीतापुर क्या है? गलत है। अगला आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहां हुआ? रसखान का कहां हुआ? सीमंगल सुमन का कहां हुआ? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आपके शिव सिंह सुमन का जन्म कहां हुआ? दोनों का एक ही जगह हुआ, उन्नाव। रसखान बता ही चुके हैं हरदोई, तो द्विवेदी जी रायबरेली। कौन सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, आपके भरोसे किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? सोनिया गांधी कहां से लोकसभा सांसद रहे हैं? रायबरेली से। राहुल गांधी कहां से हैं? तो पापा के नाम का विद्यालय कहां खोलेंगे? या तो अमेठी में खोलेंगे या तो रायबरेली में खोलेंगे, लेकिन लखनऊ में वो लोग नहीं खोलेंगे। तो राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय। यूपी में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 6 हैं। अगला है, फिर से मिलाना है आपको। मेढक मंदिर कहां पर है? लखीमपुर, बिल्कुल सही है। राजा का किला कहां पर है? तो राजा का किला कहां पर है? रायबरेली पर। तो बेटा का पुल कहां पर है? सीतापुर ना भाई, यार गड़बड़ है। राजा का किला सीतापुर में है और बेटा का पुल रायबरेली पर है। देखो मैच कर रहा कोई? पहला ऑप्शन मैच कर रहा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मेला सीतापुर जनपद से संबंधित नहीं है? कत्की मेला कहां लगता है? कत्की मेला लगता है सीतापुर में। भाई यही पूछ रहा था क्या? कत्की मेला लगता है, अरे तो लगता कहां पर है? पाली में लगता है, कानपुर में। पाली नहीं जानते? पाली आप लोगों को नहीं पता? अरे नागा बहुत बड़ा सेंटर है वहां पे, नागा बाबाओं का।
नवाबों के शहर लखनऊ से संबंधित कौन सा युग्म असत्य है? रूमी दरवाजा सही है। छोटा इमामबाड़ा, बस यही है। इसका भी उत्तर क्या होता? अच्छा, दो गलत हो गए इसमें ना, छोटा और बड़ा दो गलत है यहां पर। रायबरेली जनपद की सीमाओं के संबंध में कौन सा मिलान सही है? उत्तर लखनऊ और बाराबंकी, दक्षिण में कानपुर नगर। रायबरेली से कानपुर नगर दक्षिण में, पूर्व में उन्नाव, पश्चिम में उन्नाव है। पश्चिम में अमेठी गलत है, पहला वाला सही। उत्तर में लखनऊ और बाराबंकी। हरदोई जनपद के दर्शनीय स्थलों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये तो मतलब विक्टोरिया हॉल, बावन चुंगी, रोजा सफदर जहां पियानी, पत्थर शिवाला। पत्थर शिवाला हरदोई में नहीं, सीतापुर में है। कानपुर में भी एक शिवाला है ना। निम्नलिखित में से किसे सिटी लखनऊ, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, अब पूछा जाएगा नहीं। लेकिन उन्नाव जनपद की अर्थव्यवस्था उद्योगों से संबंधित गलत युग बताना है। तो जरी दोरी, मुख्य उद्योग चमड़ा। चीनी कटोरा कौन है? लखीमपुर खीरी। और चावल कटोरा कौन है? चावल, तो कटोरा होना अलग चीज होती है। कटोरा का मतलब ज्यादा उत्पादकता है। चावल का कटोरा अगर यूपी पूछे चंदौली है। चावल ज्यादा कहां होता है? लखीमपुर खीरी में। भारत में चावल ज्यादा कहां होता है? पश्चिम बंगाल पर चावल कटोरा लेकिन कौन है? चावल कटोरा कौन है? छत्तीसगढ़। अब चीनी ज्यादा होती है भारत पर चीनी कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा कहते हैं। तो कटोरा मतलब उत्पादकता ज्यादा होना। इंदिरा गांधी मेमोरियल बॉटनिक गार्डन 1986 कहां पर स्थापित किया? कहां पर? रायबरेली पर। अगला, लखीमपुर खीरी के मेले और उत्सव में सबसे प्रमुख कौन है? गोला गोकर्णनाथ। किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। हरदोई के बिलग्राम से किस प्रसिद्ध साहित्यकार का संबंध है? तो बता चुके हैं, अभी बताएं भाई। रसखान और रसलीन दोनों का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा रायबरेली में? अमौसी है लखनऊ में, चकेरी है कानपुर में, फुर्सतगंज है रायबरेली में, और बाबतपुर है बनारस में। लखनऊ स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम और श्री अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम किस क्षेत्र में है? वो खेलकूद से है, बिल्कुल सही बात है। कहां पर है दोनों? लखनऊ में। सीतापुर में स्थित आचार्य नरेंद्र स्मृति पार्क और सीतापुर आंख अस्पताल। अब बार बार सीतापुर पर गया तो सीतापुर थोड़ी गीता में हो जाएंगी, यानी कहां पर? सीतापुर है तो सीतापुर में होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस जनपद की सीमा नेपाल से लगती है? लखीमपुर खीरी। तो ये 100 क्वेश्चन खत्म।